तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था सम कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसमें हमने देखा था मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और भी बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स थे। आज हम उसके कुछ प्रॉब्लम देखेंगे और उसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मिड जी एग्जाम। मैं हूं आपके साथ रवि गुप्ता। हमारा बैच चल रहा है फ्रॉम जीरो टू हीरो, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा। ठीक है, और ये हमारा एक फाउंडेशन बैच है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है मोल कॉन्सेप्ट, जिसका लेक्चर नंबर 6 है आज। तो देखो, लास्ट क्लास के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था ना कि जो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस होते हैं, नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस का कैसे हम कैलकुलेट करते हैं फाइनल मोलैरिटी। ठीक, लेकिन आज हम देखेंगे कि अगर सॉल्यूशंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाए तब उसकी मोलैरिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन ऐसा हमने किया था। एक क्वेश्चन वो NaOH प्लस HCl वाला, आपको याद हो तो। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखो। तो क्वेश्चन हमारे पास है, देखो क्या, 100 ml of 0.2 molar FeCl3 and 200 ml of 0.2 NaCl is mixed. Find out the molarity of chlorine minus ions in the resulting mixture. क्या बोल रहा है कि FeCl3 के 0.2 मोलर और इसके 100 ml वॉल्यूम को NaCl के साथ मिक्स कराया जाता है, और NaCl का जो मोलारिटी है वो कितना है, 0.2 m, ये मोलारिटी है इसकी। ठीक है, और इसका 200 ml वॉल्यूम दिया हुआ है। इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है, और मिक्स करने के बाद जो क्लोरीन आयन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इनके रिएक्शन के बाद जो क्लोरीन आयन निकलते हैं उनकी मोलैरिटी पूछ रहा है कि कितनी होगी रिजल्टिंग मिक्सचर में। तो देखो, क्लोरीन आयन की यहाँ पे पूछ रहा है कि क्लोरीन आयन कितने निकलेंगे। तो ये सबसे पहले रिएक्ट करने के लिए क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो क्या होता है। मान लिया कि कोई A प्लस बी है, ठीक है, या A2 प्लस B2 है, कोई भी रिएक्टेंट, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, सपोज करो। ठीक है, तो इसके रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, जरा ये हम पहले समझते हैं, फिर ये क्वेश्चन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके रिएक्शन का मैकेनिज्म ये है कि ये दो एटम ऑफ ए है, मतलब कि ए के दो एटम और बी के दो एटम एक दूसरे के साथ पहले रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्शन करने के लिए पहले इसके एटम्स ये ब्रेक होंगे। ब्रेक होने के बाद ये आयोनाइज होगा। आयोनाइज होने के बाद इसका एक एटम इसके एटम के साथ जाके रिएक्ट करके बनेगा, और इसका ये एक जो एटम टूटा है वो इसके साथ रिएक्ट करके बनाएगा। ऐसे करके ए बी करके दो बनाएंगे, और यही आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज योर 2AB। ये चीज़ समझ में आता है कि नहीं। इसी बेसिस पे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो, इसको मिटा लो। ओके, चलो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इस प्रॉब्लम में पूछ रहा है कि क्लोरीन आयन माइनस कितने रिजल्टिंग मिक्सचर में आएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है आपका, FeCl3 को आपको रिएक्ट कराना है किसके साथ, NaCl के साथ। तो FeCl3 के एटम्स पहले ब्रेक होंगे। FeCl3 के एटम्स पहले क्या होंगे, ब्रेक होंगे। तो इसके एटम जब ब्रेक होंगे तो ये बताओ क्या बनाएगा, Fe3 प्लस टूटेगा तो प्लस क्लोरीन माइनस बनाएगा। ठीक है, आप इसके अब इसको बैलेंस करो। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3, यहाँ पे क्लोरीन कितना हो जाएगा, 3। अब इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस करना सीख जाओगे। अब देखो, ये यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन प्लस में, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन माइनस में, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके कितना हो गया, 0, मतलब कि ये बैलेंसिंग बिल्कुल हमारी सही है। चलो ठीक है, अब देखो, अब हमें ये पता है, सिंस वी नो, क्या नो, यहाँ पे देखो, सिंस वी नो कि मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये होता है लीटर में। तब यहाँ पे ये मोलैरिटी और तब यहाँ पे मोल्स होता है। अगर ये वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में है तब यहाँ पे क्या हो जाता है, मिली मोल्स। n मोल्स है तो ये मिली मोल्स हो जाएगा बेसिकली। मिली मोल्स डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं, ये समझ में आता है कि नहीं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले हमें उसके मोल्स को कैलकुलेट करना है कि उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो पहले ये बताओ, ये FeCl3 का यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना है, ये वाला नंबर ऑफ मोल यहाँ पे, ये 1 मोल है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन का हमें कैलकुलेट करना है, तो क्लोरीन का यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 मोल यहाँ पे है। ये चीज़ क्लियर है, ओके। अब बताओ मिली मोल्स ऑफ, अब इस ये जो वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसके अकॉर्डिंगली अगर हम मिली मोल्स कैलकुलेट करें, यहाँ मैं लिखता हूँ मिली मोल्स।
मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे? मिलीमोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। इसका मतलब 0.2 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा, 20 मिलीमोल्स ऑफ FeCl3। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो इसके नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे। ये 1 सेकेंड, इसके लिए तो ये 0.2 इंटू 100 किया तो ये कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है। तो ये 1 के लिए ये 20 था, तो ये 3 के लिए कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो 3 इंटू 20 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 मिलीमोल्स। क्लियर है? ये 1 के लिए 20 मोल्स था, तो ये 3 के लिए कितना हो जाएगा? 60 मिलीमोल्स। ये कहाँ, ये क्लोरीन का जो निकला मिलीमोल्स, ये किसके लिए निकला? FeCl3 के लिए। अब हमें क्लोरीन कहाँ से निकालना है? NaCl से। तो देखो जरा यहाँ पे पेन बदल के, ओके। अब NaCl को जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा? Na प्लस और Cl माइनस बनेगा। बैलेंस है बिल्कुल, ओके, ये बैलेंस है। ठीक है, चलो ये देखो। अब क्या है कि यहाँ पे मिलीमोल्स ऑफ NaCl हम कैलकुलेट करेंगे, दिस इंटू दिस करेंगे। ठीक है, दिस इंटू दिस मतलब 200 ml इंटू 0.2, 200 इंटू 0.2, ये कितना हो जाएगा? 40 मिलीमोल्स ऑफ NaCl हो जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे 1 NaCl के लिए ये 1 Cl माइनस बन रहा था, तो यहाँ पे ये 40 के लिए ये कितना बनेगा? 40 ही बनेगा। यहाँ पे ये चीज़ समझना है, 1 के लिए ये 1 बन रहा है, तो ये 40 के लिए कितना बनेगा? 40। यहाँ पे ये 1 के लिए कितना बन रहा था? 3 बन रहा था। तो 20 के लिए कितना बन रहा था? 3 इंटू 20, 60 हो गया। ठीक है। अब देखो ये 40 मिलीमोल्स जो बना और ये जो 60 मिलीमोल्स बना, ये दोनों मिलीमोल्स किसका है? क्लोरीन माइनस आयन का। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि टोटल मिलीमोल्स ऑफ क्लोरीन माइनस आयन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 प्लस 40, दिस विल बी इक्वल टू 100 मिलीमोल्स। हो जाएगा कि नहीं? ओके। अब मिक्सचर बना रहे हो, आप दोनों को मिक्स कर रहे हो, तो वॉल्यूम ऑब्वियसली जिस कंटेनर में मिक्स करोगे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा ही, क्योंकि 100 ml इतना ऐड कर रहे हो, 200 ml NaCl ऐड कर रहे हो, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 300। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 300। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 300 मिलीलीटर। अब यहाँ से मोलैरिटी कितनी निकाल सकते हैं हम? मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मिलीमोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मिलीमोल्स कितने हैं? 100 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है? 300 ml। और यहाँ से आपका जो मोलैरिटी है वो आ जाएगा 1/3 मोल पर लीटर। अब ये मोल पर लीटर कैसे है? देखो ये मिलीमोल्स है और ये मिलीलीटर है, मिली से मिली कैंसिल, तो मोल पर लीटर बच गया आंसर, और यही आपका आंसर है। ठीक है, 1/3। ये चीज़ समझ में आता है कि नहीं आता है, ये बताओ। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन माइनस आयन के बारे में पूछ रहा था। ओके, ये तो एक क्वेश्चन था। अब ये जो एक अगला टॉपिक है, ये हमारा रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कभी कभी आपको फंसाने के लिए। ठीक है, या तो इंटीजर टाइप में पूछ सकता है, या तो एडवांस JEE एडवांस वगैरह में भी पूछता है ऐसा क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट यूज़ करके। तो ये क्या है जरा देखो, आपसे बोल रहा है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन होगा, ये बताओ। ठीक है, तो मान लो कि गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन D ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, ओके। तो फिर क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। एक सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, उस सॉल्यूशन में 0.2 मोलर NaOH है। ठीक, NaOH है, ओके। तो इसकी मोलैलिटी आप बताइए। एक बात बताओ, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें ये बताया था कि ये जो कैपिटल M है, ये जो कैपिटल M है, ये क्या बताता है? मोलैरिटी को बताता है। ठीक है, अब देखो इसका सिग्निफिकेंस हम जरा समझते हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंस समझना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ये कैपिटल M बताता है मोलैरिटी, ये बताता है आपकी मोलैरिटी को। अगर ये मोलैरिटी बता रहा है, इसका मतलब ये, और मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर, मतलब 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, वही आपकी क्या बताती है, मोलैरिटी को। ठीक, इसका ये मतलब है कि अगर हम यहाँ पे देखें m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, ये दिया हुआ है अगर आपका 0.2। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता नहीं है, और डेफिनेशन ये बोलता है कि ये पर लीटर के लिए है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, 0.2 आएगा कि नहीं आएगा, ये खुद ही समझो। यहाँ पे जरा देखो, m बताता है कैपिटल M मोलैरिटी को, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दिया हुआ है हमारे पास नंबर ऑफ ये मोलैरिटी की वैल्यू गिवन है 0.2, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर का मतलब क्या, 1 लीटर पर 1 लीटर पे कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, तो यहाँ से एन ऑफ सॉल्यूट कितना निकल गया, 0.2। अब सॉल्यूट यहाँ पे क्या है आपका, NaOH है। मोलिकुलर मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बताओ, NaOH का NaOH सॉल्यूट है ना, दिस वन इज योर सॉल्यूट, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, इसको ऐड करो, 16 + 1 17 + 23 कितना हो जाएगा, 40 ग्राम, ये हो जाएगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मालूम है, मोलर मास आपको मालूम है, पता है, तो आप यहाँ से गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिंस वी नो दैट कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि W सॉल्यूट डिवाइडेड बाई M सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। दिस विल बी इक्वल टू योर व्हाट, ये तो हमें W कैलकुलेट करना है, मोलर मास 40 गिवन है, नंबर ऑफ N ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.2, तो यहाँ से जो W ऑफ सॉल्यूट निकलेगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ये कितना हो जाएगा, 8 ग्राम हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ओके कोई डाउट नहीं है, ये इतना आ जाएगा। ओके, अब देखो हमें यहाँ पे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 8 ग्राम मिल गया है। अब हमारे पास हमें ये पता है कि हम 1 लीटर सॉल्यूशन में कैलकुलेट कर रहे हैं ये सब कुछ, इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ, अगर हम कैलकुलेट करें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम कैलकुलेट करें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हम पर 1 लीटर के लिए कैलकुलेट करें, इसका मतलब पर 1000 ml के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ये चीज़ ठीक है। ओके, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये गिवन है हमारे पास कितना, 1.2 ग्राम पर ml। तो क्या यहाँ से हम मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, 1000 इंटू 1.2 हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1200 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता चल गया, तो क्या मास ऑफ सॉल्वेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो, बोलो, क्योंकि हमें पता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। हमारे पास जो पता है वो ये पता है, ये पता है, तो ये कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, 1200 माइनस 8, एंड दिस विल बी इक्वल टू योर 1192 ग्राम हो जाएगा। ओके, अगर ये हो जाएगा तो फिर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और स्मॉल m यानी कि मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप निकाले हो 0.2 निकला है ना यहाँ पे 0.2, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, निकला है मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, 1192 दिस, और मास ऑफ सॉल्वेंट हम निकालते केजी में है, ये भी याद करो, तो ग्राम में है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से ये 1000 ऊपर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर फाइनल आंसर आपका कैलकुलेट करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये 200 डिवाइडेड बाई 1192, ये आपका आंसर आएगा फाइनल, मोलैलिटी। ठीक, तो यहाँ से ये यूज़ करके हम मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच का रिलेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके शॉर्टकट्स भी हैं, इसका शॉर्टकट फार्मूला भी है,
बट शॉर्टकट फार्मूला हम चैप्टर के बाद देखेंगे, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब। ठीक है, ओके। अब है आपका इक्विवेलेंट मास। तो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? सबसे पहले वो डेफिनेशन वगैरह मत देखो, सबसे पहले ये समझो। सपोज करो कि तुम्हारे क्लास में एक मोटा सा बच्चा है, ठीक, और 3 पतले बच्चे हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि एक काम करो, ये एक बेंच रखा हुआ है, इस बेंच को जरा उठाओ। तो ये जो थोड़ा सा हेल्दी बच्चा है, थोड़ा सा मोटा है, ये इस बेंच को एक हाथ से आराम से लिफ्ट कर लेता है, ठीक। फिर मैंने कहा कि चलो अब तुम रख दो। मोटे वाले बच्चे ने बेंच को वापस से रख दिया। मैंने इस पतले वाले इस फर्स्ट को कहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको बोलता हूँ मैं, चलो पहले वाले को कहा कि छोटू तुम जाओ जाकर इस बेंच को लिफ्ट करो। तो ये पहला वाला जाता है, उठा ही नहीं पाता है। दूसरे वाले को इंडिविजुअली फिर कहा जाओ जाके करके आओ, लिफ्ट करके आओ बेंच को, वो भी नहीं उठा पाता है। थर्ड वाले को बोला, थर्ड वाला भी नहीं लिफ्ट कर पाता है। फिर मैंने कहा कि तुम तीनों जाओ और तीनों जाके इस बेंच को लिफ्ट करो। जब ये तीनों मिलते हैं तब जाके ये बेंच लिफ्ट हो जाता है। लेकिन इस वाले जो थोड़ा हेल्दी बच्चा था, जो थोड़ा मोटा बच्चा था, उसके उसके केस में क्या था, वो अकेले बेंच को लिफ्ट कर ले रहा था। लेकिन ये पतले वाले तीनों एक साथ मिलकर बेंच को लिफ्ट कर रहे हैं। क्या यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये चीज़ समझो कि इसके अंदर जो एनर्जी थी, ठीक है, ये मोटे वाले बच्चे के अंदर, इसके अंदर जो एनर्जी थी, इसके अकेले की एनर्जी इन तीनों के एनर्जी के बराबर है या इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट कहेंगे, इन तीनों की एनर्जी मिलाकर जितनी एनर्जी है वही एनर्जी इसमें अकेले में है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब कि ये एक अकेला बच्चा 3 बच्चों के इक्विवेलेंट है। चलो ये चीज क्लियर है। अब देखते हैं हम ये टॉपिक पे कि केमिस्ट्री क्या कहता है। देखो, कह रहा है ये कि मास ऑफ सब्सटेंस विच कैन रिएक्ट विथ। देखो ये एक बहुत ही ये है ना, प्रैक्टिकली ये डेफिनेशन एक गिवन है, ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन है कि कोई भी मास ऑफ सब्सटेंस जिसका भी आपको कैलकुलेट करना है, जो रिएक्ट कर सकता है किसके साथ, 1 ग्राम ऑफ H2 टू 8 ग्राम ऑफ O2, 35.5 ग्राम ऑफ Cl2, 80 ग्राम ऑफ Br2, 108 ग्राम ऑफ Ag। सर ये चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा क्या बता रहे हैं आप? देखो मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे ये 3 बच्चों का जो मास है या जो इनकी एनर्जी है वो इक्विवेलेंट है यहाँ पे एक मोटे अकेले बच्चे के मास या एनर्जी के बराबर, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है इसका डेफिनेशन कि इक्विवेलेंट मास, हम कॉन्सेप्ट जो यूज कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी मास सब्सटेंस का मास कैलकुलेट करना है, ठीक है, या आप किसी भी सब्सटेंस के मास के बारे में बात कर रहे हो, उसका मास अगर इक्विवेलेंट है 1 ग्राम ऑफ H2 के, 8 ग्राम ऑफ O2 के, 35.5 ग्राम ऑफ Cl2 या 80 ग्राम Br2 या 108 ग्राम ऑफ Ag के, तो आप बोलेंगे कि उसका मास इन सबके क्या है, इक्विवेलेंट है। क्या मतलब है इसका? जरा देखो, ये 8 ग्राम और ये 1 ग्राम कहाँ से आया, ये थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखो हाइड्रोजन लिखते हैं ना, एच के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, ठीक है, 1 होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन है और इसका मास भी 1 है, इसका मतलब इसका एन फैक्टर 1 होता है। मतलब इसको ना इस वैसा फैक्टर जो कि इसके मास को या इसकी प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता हो, उसको हम कहते हैं एन फैक्टर या वैलेंस फैक्टर, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 2। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, बाद धीरे धीरे सब समझ में आएगा अभी आगे, ठीक है। ये तो डेफिनेशन आपको लिखने के लिए कि कहीं एग्जाम वगैरह में आता है तो डेफिनेशन के कैसे समझेंगे। एक्चुअल चीज़ तो यहाँ पे एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है, ठीक। तो इसके मास डिवाइडेड बाई इसका एन फैक्टर, इसको कितना आएगा? 8 ग्राम। सिमिलरली क्लोरीन है, क्लोरीन का मास होता है 35.5 डिवाइडेड बाई क्लोरीन का जो वैलेंसी है वो होता है 1, इसलिए 35.5। वैसे ही ब्रोमीन, वैसे ही सिल्वर का है, ठीक है। तो ये सारी जो कहानी है, ये सब सब कहानी डिपेंड कर रही है किस पे? इक्विवेलेंट मास पे, ठीक है, कि आपका इक्विवेलेंट मास क्या कहता है। तो इक्विवेलेंट मास क्या है, जरा देखो। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मोलर मास बाई एन फैक्टर।
ठीक है, अब ये मोलर मास तो पता है, लेकिन एन फैक्टर क्या है? देखो, ये जो मोटा बच्चा था, ये जो मोटा बच्चा था, चलो इसका वेट सपोज कर लो 80 kg है। ठीक है, ये पतले वाले जितने भी बच्चे हैं, इंडिविजुअली इसका वेट सपोज करो 40 kg है, इसका सपोज कर लो 20 kg है, इसका सपोज कर लो 20 kg है। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि ये 40 kg वाला जो बच्चा है, क्या ये बेंच को अकेले लिफ्ट कर पा रहा है? तो तुम बोलोगे नहीं सर, आपने तो कहा कि वो नहीं कर पा रहा है। मैंने कहा क्यों नहीं कर पा रहा है? सर, कुछ फैक्टर है, ये पतला है इसी वजह से ये नहीं लिफ्ट कर पा रहा है, कुछ फैक्टर है जो कि इसको अफेक्ट कर रहा है। मैंने कहा ओ अच्छा अच्छा, अगर तीनों को मिला दें तो सर तीनों को मिलाने के बाद जो फैक्टर है वो सही है। ऐसा फैक्टर उनको ऐसा मिल जा रहा है मास और एनर्जी की, ये क्या कर ले रहे हैं, लिफ्ट कर ले रहे हैं। इसका मतलब कि कुछ फैक्टर जो है इन तीनों को अफेक्ट करे इनकी एनर्जी में, उसी को हम क्या कहते हैं, एन फैक्टर। सिमिलरली आपके केमिस्ट्री में है। ठीक है, अगर हम कहते हैं इक्विवेलेंट मास, इसका मतलब कि किसी भी एलिमेंट का मोलर मास डिवाइडेड बाई उस मोलर मास को, उस एलिमेंट को कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, एन फैक्टर। और यही आपका फॉर्मूला है इक्विवेलेंट मास का, एंड दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉर्मेलिटी में आएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, नॉर्मेलिटी भी हमने पढ़ा नहीं है कंसंट्रेशन टर्म में, नॉर्मेलिटी पढ़ने के पहले ये सब जानना जरूरी था, इस वजह से मैंने नॉर्मेलिटी छोड़ दिया अभी। ठीक है, अब देखो, इक्विवेलेंट मास, अब मोलर मास, एन फैक्टर, ये सब चीज़ तो समझ में आ गया। अब ये बताइए एन फैक्टर को हम निकालेंगे कैसे? एन फैक्टर कैसे पता चलेगा कि किसका एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, बारी बारी से उस चीज़ को हम समझते हैं। ठीक है, तो पहला है, सबसे पहले किसी भी आयंस के लिए, अगर कोई आयन है उसके लिए एन फैक्टर क्या होगा? ठीक है, तो ये बोल रहा है किसी भी आयन के लिए जो एन फैक्टर है उसका मॉड ऑफ चेंज होता है। क्या है? देखो एग्जांपल से, सपोज करो ये Zn2+ है। ठीक है, जिंक आयन, तो Zn2+ का एन फैक्टर यानी कि NF, ये कितना हो जाएगा, +2। क्यों सर, ऐसा क्यों? जो आयंस के ऊपर चार्ज होते हैं ना, वही उसका एन फैक्टर होता है। जो आयंस के ऊपर चार्ज होते हैं वही उसका एन फैक्टर होता है, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। ये तो प्लस में था इसलिए यहाँ पे एन फैक्टर प्लस लिखा। ये एल्यूमिनियम 3+ वैसे ही है, कितना हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाई 3। अब देखो यहाँ पे सल्फेट आयन है, SO4 2- आयन। ये इसका कहने का क्या मतलब है कि सल्फेट के ऊपर 2 माइनस चार्ज है। अब ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज क्या है, इसको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या होता है प्लस चार्ज, क्या होता है माइनस चार्ज, क्यों देते हैं? ओके, तो देखो यहाँ पे जो सल्फेट आयन है इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज है, और मैंने क्या बताया, जो एन फैक्टर है वो जितना भी चार्ज है या जो चेंज है, ठीक है, चार्ज भी कर सकते हो उसको, रादर यू कैन राइट इट एज चार्ज। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। मोलर मास डिवाइडेड बाई, अब मॉड लगाने का ये मतलब था, यहाँ पे आप माइनस लगा देते। देखो, अगर मॉड नहीं लगाते हैं यहाँ पे तो तुम लिख देते हैं यहाँ पे एन फैक्टर सर -2, नहीं, माइनस नहीं लिखना है, इसमें हम चेंज लिख रहे हैं या फिर चार्ज लिख रहे हैं उसका, इसलिए ये मॉड लगा है। मॉड के अंदर जाने के बाद सब कुछ क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। ये आयन के लिए था। ओके, अब सॉल्ट के लिए क्या होता है? तो आपको पता है कि सॉल्ट है ना, जो फॉर्म होता है एसिड और बेस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराने के बाद बनता है। ठीक है, इसमें ऑब्वियसली इसमें एक केटायन होगा, एक एनायन होगा। जैसे NaCl एक सॉल्ट है, इसमें प्लस जो है वो क्या है आपका, केटायन है, माइनस जो है वो क्या है आपका, एनायन है। तो इन दोनों का हम क्या करते हैं ना, एलसीएम लेते हैं। केटायन और एनायन के चार्ज का एलसीएम लेते हैं। तो ये केटायन का चार्ज कितना है, 1। एनायन का चार्ज कितना है, 1। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1। इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1। इसलिए इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाई 1। Na2SO4 है, ब्रेक करो इसको, Na का कितना हो जाएगा, 1 + 1 जिसको लिखते हो। सल्फेट आयन का कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना चार्ज, ये 2 हो जाएगा। 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। और इसीलिए इसका देखो एन फैक्टर कितना आ गया है, 2। इसका देखो, एल्यूमिनियम का कितना होता है, 3। सल्फेट का कितना हो जाएगा, ये क्रिस क्रॉस रूल लगाएंगे इसमें, ये 3 2 से कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 6। तो देखो मोलर मास बाई 6 इसका इक्विवेलेंट मास है। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं सॉल्ट का। जैसे MgCl2 है, इसको तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, Mg2+ और Cl-, यहाँ बैलेंस करो, ये 2Cl- हो जाएगा। तो Mg के ऊपर चार्ज कितना है, 2। क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना है, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये एक सॉल्ट है, इन दोनों का अगर हम कैलकुलेट करेंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है,
चलो अब देखते हैं एसिड का। अगर आपके पास कोई एसिड है, सपोज करो HCl, ठीक है, सपोज करो HCl आपके पास ये एक एसिड है, या H2SO4 एक एसिड है, HNO3 एक एसिड है, इसका एन फैक्टर क्या होगा? अगर एसिड आपके पास दे दिया, आपसे पूछ देता है कि एन फैक्टर क्या होगा, तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे? तो देखो, एसिड एसिड का एन फैक्टर बताता है उसकी बेसिसिटी है। अब बेसिसिटी क्या है इसको हम समझ रहे हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कि एसिड का डेफिनेशन क्या है। तो एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, देखो उसकी बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी क्या है ये हम समझेंगे, पहले हम उसका डेफिनेशन देखते हैं कि एसिड कहते किसको है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है एक्चुअली। तो देखो, कोई भी वैसा कंपाउंड जो कि H प्लस आयन डोनेट करने में सक्षम हो, ठीक है, जो H प्लस आयन डोनेट कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखो HCl है, HCl से एक हाइड्रोजन आराम से निकल सकता है, इसलिए HCl क्या हो गया तुम्हारा, एसिड। H2SO4 है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है, इसलिए H2SO4 क्या है, एक एसिड है। ठीक। तो एसिड का एन फैक्टर बेसिसिटी कैसे बताता है सर, उसको तो एसिडिटी बताना चाहिए था, ये बेसिसिटी क्या होता है? तो देखो, बेसिसिटी का जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि इस एसिड को बेस के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो कितने हाइड्रोजन जाकर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, वही इसकी बेसिसिटी है। फिर से रिपीट करता हूँ, इस एसिड को जब बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, जब इस एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इस एसिड के कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन जाकर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, वही उसकी क्या होती है, बेसिसिटी। इसलिए इसको हम बेसिसिटी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसने डोनेट किए हैं, एक, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन डोनेट किए हैं, 2, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2। यहाँ तक क्लियर है? ओके। नेक्स्ट इज आवर बेस। बेस क्या है, देखो जैसे बेसिसिटी था एसिड के लिए, वैसे ही बेस के लिए एसिडिटी है। एसिडिटी मतलब क्या, कि बेस कितने नंबर ऑफ OH माइनस आयन डोनेट करेगा सो दैट कि वो एसिड के साथ रिएक्ट कर सके। ठीक है। या फिर नंबर ऑफ H प्लस आयन कितना एक्सेप्ट करेगा सो दैट कि वो एक बेस कहला सके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हो, OH माइनस आयन कितने डोनेट कर सकता है, डोनेशन ऑफ OH माइनस आयन, डोनेशन ऑफ OH माइनस आयन कितना कर सकता है, वही क्या होता है तुम्हारा बेस। या फिर H प्लस आयन जो एक्सेप्ट करे वो क्या है, बेस। MgOH का होल ट्वाइस, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो Mg2 प्लस और OH माइनस में बनेगा। यहाँ पे कितने OH माइनस है, दो हैं, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। H2SO4 NaOH, यहाँ पे देखो कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन यहाँ से निकले हैं, एक, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे देखो दो, यहाँ से H प्लस आयन निकले, इसलिए कितना हो जाएगा, दो। यहाँ पे जो बेस है ना ये दो H प्लस आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 है। यहाँ NaOH है, वो एक H प्लस आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसलिए इसकी एसिडिटी कितनी है, या इसका एन फैक्टर कितना है, 1 है। ठीक है। एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल रहता है कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम वगैरह में, कैसा कि आपके पास इस तरह का ना एक ऑप्शन गिवन रहेगा, आपसे पूछेगा बताइए ये एसिड है या बेस है। सब लोग समझेंगे क्या, ये OH माइनस आयन है, दैट इज वाई इट इज आवर व्हाट, बेस। ठीक है। लेकिन ये बेस नहीं है, ये एसिड है। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो वी कैन राइट इट एज व्हाट, दिस इज आवर BOH का होल थ्राइस। लोग इसे समझते हैं कि ये बेस है, बट दिस इज नॉट बेस। ठीक है। इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो वी कैन राइट इट एज व्हाट, H3BO3। ठीक है। और ये एक एसिड है, ना कि बेस। इसलिए आपको याद रखना है, जब भी इस फॉर्म में कुछ कोई भी कंपाउंड मिले, आपको ये समझना है कि वो एसिड है, ना कि बेस। ठीक, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, next, if we have to calculate n factor for oxidizing and reducing agent, what is oxidizing and reducing agent? यहाँ पे वो ऑक्सीडेशन नंबर वाला फंडा काम आएगा। देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ, इन केमिस्ट्री आप जब देखोगे तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक प्रॉपर्टी है। ये क्या है, अभी हम जरा समझते हैं। देखो, so we have just calculated n factor for an ion, एंड वहाँ पे हमने क्या देखा था, n फैक्टर फॉर एन आयन जो हमने पढ़ा था, वहाँ पे क्या देखा था कि मान लो L3 प्लस था, आपने क्या लिखा था, इक्विवेलेंट वेट मास बाई n फैक्टर, मतलब कि ये कितना, 3। तो सर ये 3 प्लस क्यों, फिर SO4 2 माइनस क्यों, ये क्या बताता है, ज़रा देखो। देखो, एक कहानी है, एक समय की बात है। एक राजा था, राजा के पास तो बहुत पैसे होते हैं, तो आपको पता है। तो राजा ने क्या किया कि अपनी जनता को, ये एक राजा है सपोज,
दिस इज आवर किंग। राजा ने, देखो एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हमको कैलकुलेट करना है एन फैक्टर। इसके लिए एन फैक्टर क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मीन्स व्हाट, कि देखो सपोज करो ये मैं जो कहानी बता रहा था आपको अभी, क्या कि एक राजा है, ठीक, इसके पास प्रजा होगी, राजा के पास बहुत पैसे हैं, राजा के पास बहुत पैसे हैं इसका मतलब राजा पॉजिटिव है, और जनता के पास पैसे नहीं होते, गरीब जनता है, जनता के पास नहीं है पैसे, तो राजा ने इसे क्या किया ना, कुछ उधार दे दिया। उधार दे दिया तो अब तो ये कर्ज में डूब गया जो जनता है, अब तो कर्ज में चली गई ना कि हाँ राजा को देना पड़ेगा वापस से। तो कितना हो जाएगा, जनता के सिर पे जो भी आ जाएगा, डेप्ट आ जाएगा, ठीक है, कर्ज आ जाएगा, ऋण इसको आप बोलते हो, ठीक है। तो ये कर्ज में चला जाएगा जनता, और जनता के ऊपर माइनस चार्ज चल जाएगा। इसका मतलब कि जनता ने राजा से पैसे लिए हैं। अब सपोज करो कि जो राजा पैसे दे रहा है वो आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, राजा इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है सो दैट कि ये जिंदा रहे, मरे नहीं, ठीक। तो राजा के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे तो राजा ने इसे दिया, राजा कितना भी देगा तो राजा के पास पैसे कम थोड़ी होंगे, ठीक। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके सिर पे क्या आता है, प्लस चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जो इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है उसके ऊपर क्या आता है, माइनस चार्ज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम और सल्फर का हमने जो एग्जांपल लिया, इसका यही मतलब है कि एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, और यहाँ सल्फर ने सल्फर ये जो है SO4 सल्फेट आयन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं कहीं से, तब जाके ये SO4 2 माइनस बना है, ठीक है। सिमिलरली जैसे हम बात करते हैं ना कि क्लोरीन माइनस, इसका ये मतलब है कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया है उधार, बाकी, ठीक है। तो यही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, ठीक। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या मेन डेफिनेशन है, आओ जरा देखो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी का होता है तो वो है आपका ऑक्सीडेशन, एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज योर व्हाट, रिडक्शन। एंड वन मोर थिंग, increase in the oxidation state, and oxidation state is a state of an element which it shows in its reaction, chemical reaction, ठीक है। जब भी chemical reaction होता है ना तो एक state होता है किसी भी एलिमेंट का वो शो करता है, और वहां पे जो उसके ऊपर चार्ज होता है, बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट अ चार्ज, this is known as your oxidation number, and decrease in oxidation number is your what, reduction. So this was basically your oxidation and reduction. Now अब देखो कभी कभी होता क्या है कि जैसे एल्यूमिनियम है ये 3+ है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या बना देगा, Al बना देगा, ठीक है। जैसे ये क्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस ये क्या करेगा, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है, अभी एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, देना चाहेगा, ठीक है। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या पॉजिटिव आना चाहेगा बेसिकली, ठीक है, मतलब माइनस में है तो वो अब क्या आना चाहेगा, प्लस में। कोई भी नहीं चाहता है कि हम कर्ज में रहें, जैसे कि ये तुम्हारा क्लोरीन था, ये क्या कर्ज में रहना चाहेगा, नहीं, ये हमेशा चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन मैंने राजा से लिया था, राजा को दे के मैं क्या बन जाऊँ, वापस से न्यूट्रल हो जाऊँ, ठीक है। तो देखो, तो ये खुद को रिड्यूस करे या खुद को ऑक्सीडाइज करे, ठीक है, तो ये एक एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या तो वो रिड्यूस हो सकता है या तो वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, ठीक। तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते किसको है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज वन विच itself is reduced and oxidized others, खुद रिड्यूस हो और दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे। reducing agent is what, it itself is oxidized and reduces others, it is your what, reducing agent। so oxidizing agent and reducing agent both are the things, और इस चीज़ को पहचानने का एक बहुत बेस्ट तरीका है रिकॉग्निशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। हाउ डू यू नो which one is reducing agent and which one is oxidizing agent, okay। तो लास्ट सफिक्स में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सफिक्स में इक एट रहता है, लाइक क्यूप्रिक, क्यूप्रिक, क्यूप्रिक इक है, सल्फेट एट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, जिस भी एलिमेंट, जिस भी कंपाउंड के लास्ट में अस आए, अस जैसे फेरस, ये क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, आइड, आइड सल्फाइड, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। ये पहचानने का तरीका है।
और अर्लियर वी स्टडीड अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट मास का डेफिनेशन कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, हमेशा -2। ये हमेशा नहीं होता है, सुपर ऑक्साइड के लिए अलग होता है, वो सब हम पढ़ेंगे आगे, बट जनरली ये कितना होता है, -2 होता है। एंड फ्लोरीन के लिए कितना होता है, -1। सिंस फ्लोरीन इज अ हैलोजन, और हैलोजन के सारे ग्रुप का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होता है, हमेशा -1। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज, या तो व्हाट इज द एन फैक्टर और valence factor of oxidizing and reducing agent. So we have to calculate it here. N factor for oxidizing and reducing agent is what, कि जब भी वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, जब भी वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज कर रहा है वो, वही इसका क्या बताता है, एन फैक्टर। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे ये एल्यूमिनियम वाला ये केस जो है, एल्यूमिनियम का ये एक रिएक्शन हो रहा है, इसके ऊपर कितने चार्ज है, +3। इसने 3 इलेक्ट्रॉन पहले दे दिया है किसी को, अब उसको उसके 3 इलेक्ट्रॉन वापस हो रहे हैं, मतलब कोई जिसने जिसको भी दिया था वो उसे वापस कर रहा है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके वापस से न्यूट्रल हो जाएगा, इसके ऊपर का चार्ज अब कितना हो जाएगा, 0। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन्स का, एंड देयरफॉर यहाँ पे जो एन फैक्टर है ये कितना हो जाएगा, 3। देखो ये KMnO4 का हम पढ़ेंगे अभी इनऑर्गेनिक में भी, कि KMnO4 जो है ना वो एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम, ठीक है, ये बेसिक मीडियम और ये न्यूट्रल मीडियम है। तो बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में तीनों में ना वो अलग अलग तरीके का आयंस चेंज करता है। जैसे कि देखो ये बेसिक है, यहाँ मैग्नीशियम जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, 4 एटम्स, -8, पोटेशियम का +1, ये कितना हो जाएगा, +7। ये +7 से जा रहा है कहाँ पे, +2, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंजिंग आ रहा है, इस वजह से इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 5। बेसिक मीडियम में जो MnO4 माइनस जो आयन है, ठीक है, ये जो आयन है ये चेंज होता है कुछ ऐसा, MnO4 माइनस ये MnO4 बनाता है, और यहाँ पे MnO4 माइनस MnO2 बनाता है न्यूट्रल में। ठीक है, ये सब अभी हम पढ़ेंगे आगे और क्वेश्चन में भी आएगा। ठीक, आपने यहाँ बस समझने की ज़रूरत है कि जब भी कोई रिएक्शन हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शन, तो उसका एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, ये हमें पता है। अब क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि मोलर मास तो हमें मालूम है और नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है। अब इक्विवेलेंट मास पे भी कुछ ग्राम इक्विवेलेंट, लाइक जैसे ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ा था, वैसे कुछ होता है क्या, तो ग्राम एटम्स ग्राम मॉलिक्यूल्स वी हैव स्टडीड फॉर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, बट यहाँ पे हम इक्विवेलेंट के लिए पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या ग्राम मॉलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बोलेंगे। दिस इज योर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और ये होगा क्या, गिवन मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास। वहाँ पे क्या पढ़ते थे, गिवन मास बाई डिवाइडेड बाई मोलर मास, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर पलटी मारेगा ऊपर जाएगा, तो गिवन मास इंटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाई क्या, मोलर मास। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि ये गिवन मास बाई मोलर मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज एन फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था, आज का हमारा यहाँ तक आज का हमारा क्लास था। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम और डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट करें और पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।